जिंदाबाद जिंदाबाद। सतपाल की करो विदाई, सतपाल की करो विदाई, सतपाल की करो विदाई। महागठबंधन सरकार जिंदाबाद, महागठबंधन सरकार जिंदाबाद, भाषा जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। भोजपुरी जनगोष्ठी के लोग हैं, क्यों ऐसी नौबत आ गई? जनगोष्ठी की बात क्यों होने लगी? क्यों भोजपुरी की बात, क्यों मगही की बात, क्यों अंका की बात, क्यों मिथिला की बात होने लगी? एक सवाल है सबके साथ। सवाल ये है कि मां के पास, कोई भी मां के पास जो दूध रहता है वो दूध किन के लिए रहता? उसके लिए रहता है जो मां अपने बच्चों को जन्म देती है। अपने बच्चों को जन्म देने वाले मां के पास दूध जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए रहता है, दूसरे के लिए नहीं रहता है। तो आज क्या कारण है? ठीक उसी प्रकार जहां हम जन्म लिए हैं, जिस भूभाग पर जन्म लिए हैं, उस भूभाग पर जो भी संसाधन है वो किसके लिए है? स्पष्ट है, प्रकृति के विधान में उसी के लिए है जो वहां पर जन्म लिया। अगर हम मगध के क्षेत्र में मक्का पैदा होता है, अगर मिथिला के क्षेत्र में मखाना पैदा होता है, अगर कहीं वन संपदा है, कहीं खनिज संपदा है, तो वो सारा के सारा पर मालिकाना हक उसी क्षेत्र विशेष के लोगों को होता है। यही प्राकृतिक विधान है। लेकिन दुख की बात है, मिथिला की संपदा मिथिलावासियों का होना चाहिए, अंग क्षेत्र की संपदा अंगवासी का होना चाहिए, भोजपुरी क्षेत्र की संपदा भोजपुरी वासी का होना चाहिए। उस पर उसका पैतृक अधिकार है। लेकिन दुख की बात है कि आज़ादी के बाद चार प्रमुख भूलें जो आज लकवाग्रस्त रूप ले लिया है समाज का, वो चार भूलें पर गौर करना पड़ेगा। पहला बात कि धर्मनिरपेक्षता की बात की गई। धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं रह सकता, धर्मविहीन कोई नहीं रह सकता है। धर्मनिरपेक्षता के नीति के कारण नैतिक बोध समाप्त हो गया। नई आर्थिक नीति लागू किया गया। नई आर्थिक नीति क्या है कि हम बड़े बड़े कल कारखाने लगाएंगे, और बोला गया कि दीज आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं वो भारत के मंदिर हैं, ये बोला गया। और बड़े बड़े उद्योग का निर्माण हुआ महानगरों में। और तीसरा, जनगोष्ठियों की जो महत्ता रहा है भारत में, जनगोष्ठियों की महत्ता को नकार दिया गया। और जनगोष्ठियों की महत्ता को नकार करके एक ऐसी कार्य योजना विकसित की गई जिस राज्य के नाम पर, जिसके चलते क्या हो गया कि हर क्षेत्र की भाषा, हर क्षेत्र की संस्कृति, हर क्षेत्र की भौगोलिक जो बनावट है उसके आधार पर योजना नहीं बन सका, और लोग रोजगार के लिए अपना घर बार छोड़कर महानगरों की ओर जाने लगे। इसीलिए प्रौढ़ी सर्व समाज एक नया विचार लाया। ये विचार किनका है? ये विचार श्री प्रभात रंजन सरकार जी का है, जिन्होंने प्रदर्शन दिया है। इनका कहना है कि क्षेत्रीय अभिव्यक्ति होनी चाहिए, दृष्टिकोण सार्वभौमिक होना चाहिए। आज क्या हो गया है, दृष्टिकोण राष्ट्रीय हो गया है और क्षेत्रीयता का महत्व घट गया। इसलिए हम लोग कहना है कि मगध मगहिया के लिए होगा, मिथिला मिथिलावासी के लिए होगा। मगध के क्षेत्र में जो भी संसाधन पाया जाता है उस पर सारा उपक्रम खड़ा करने का अधिकार मगधवासी को होगा। लोग बोलते हैं कि इतना संसाधन है क्या और इतना पूंजी है क्या कि 60% लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग खुल सकता है।
मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, भारत की धरती आध्यात्म की भूमि है, भारत की धरती भगवान सदाशिव की भूमि है, भारत की धरती भगवान कृष्ण की भूमि है, भारत की धरती महावीर गौतम की भूमि है। ये आध्यात्मिक भूमि और आध्यात्मिक संस्कृति का जो संदेश है वो बताता है कि परम पुरुष सर्वव्यापी सत्ता है, परम पुरुष सर्वव्यापी सत्ता है और परम पुरुष कण कण में व्याप्त है। तो जब परम पुरुष सर्वव्यापी सत्ता है और परम पुरुष कण कण में है, तो ये पटना की धरती पर ये जो गर्दनी बाग की धरती पर जो मिट्टी है, ये मिट्टी में परम पुरुष अगर हैं, अगर गर्दनी बाग के मिट्टी पर परम पुरुष हैं और वो सर्वशक्तिशाली हैं, तो ये गर्दनी बाग की धरती में भी परम पुरुष की ताकत है। इसलिए इस मिट्टी पर वो सब कुछ कर गुजारने की ताकत है जो मनुष्य का कल्याण कर सकता है। इसीलिए जब परमात्मा की शक्ति कण कण में है, तो मगध का सपूत जो मगध में जन्म लिया है, उस मगध की धरती पर परम पुरुष की ताकत है और परम पुरुष की ताकत है, तो यह भी ताकत उसके साथ छिपा हुआ है कि रोजगार खड़ा करने की सारी संभावनाएं यहाँ छिपा हुआ है। व्यवस्था में दोष है, हम मुर्दाबाद में विश्वास नहीं करते हैं, हम किसी को गाली नहीं देते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी राजनीतिक नेता को हम गाली नहीं देते हैं। हम जानते हैं कि जो सांचा है, जिस सांचा से ईंट का निर्माण होना है, वो सांचा आज बदरंग हो गया। सांचा ही गलत है, जैसा सांचा रहेगा वैसा ही व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए आज सांचा हटाना पड़ेगा। ये जो डिजाइन है, जो मॉडल है, जो कार्य योजना है, ये कार्य योजना पूंजीवादी कार्य योजना है। पूंजीवादी कार्य योजना को लेकर के सारी ताना बाना बुना जा रहा है। इसलिए पूंजीवादी जो सिस्टम है उसमें हर व्यक्ति करप्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। करप्ट बनाने वाले फैक्ट्री है पूंजीवाद, नेता को भी और व्यक्ति को भी, दोनों को करप्ट बनाने का अगर ताकत किसी में है, वो है पूंजीवादी व्यवस्था में। इसलिए हम नेता को गाली नहीं देंगे, किसी व्यक्ति को गाली नहीं देंगे वो चोर है क्या है। ये चोर की मानसिकता, चोर का संस्कार, चोर की संस्कृति का निर्माण कौन किया? पूंजीवादी व्यवस्था किया। इसी पूंजीवादी व्यवस्था को हमको अंत करना है। और अंत कैसे होगा भाई? थोड़ा सा हेलो, अरे कोई इंटरव्यू वही मत दीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, इंटरव्यू बंद कीजिए, तमाशा बनाए हुए हैं, रोकिए उनको, अरे उनको ले जाइए घर करके, कुर्ता पैजामा वाले को, तमाशा बनाते हैं वो। पूंजीवाद की पहचान क्या है? पूंजीवाद की पहचान है कि जो जहां जन्म लेता है उसको वहां रोजगार की व्यवस्था नहीं होती, और जहां पर संसाधन है उस पर उपक्रम वहां खड़ा नहीं होता, दूर चला जाता है, बाहर चला जाता है। अरे भैया क्या हल्ला कर रहे हैं, क्या हल्ला कर रहे हैं? एक उद्योगपति रहता है बंबई में, वो उद्योग खड़ा करता है हमारे समाज के संसाधन पर, वो उद्योग खड़ा करता है हमारे क्षेत्र के शारीरिक श्रम की ताकत पर, मेधा की ताकत पर। हमारा बाल बच्चा वहां नौकरी करने जाता है, हमारे क्षेत्र के बैंक का पैसा उसी पूंजीपति के पास चलाता है महानगर में, और हमारे क्षेत्र के कच्चे माल, हमारे क्षेत्र के पैसा, हमारे क्षेत्र के श्रम शक्ति के ताकत पर उद्योग खुलता है महानगर में, और वो महानगर में उद्योगपति सामान बनाता है और पुनः उसको हमारे क्षेत्र में बेचने के लिए भेजता है, और हम सामान खरीदते हैं और पैसा पुनः चलाता है महानगर में। यानी हम महानगर में रहने वाले उद्योगपतियों का चारागाह हो गए हैं, गांव हमारा चारागाह हो गया है। ये बात को समझना पड़ेगा। ये जो प्रति सर्व समाज है यही समझाना चाहता है कि भाई तुम्हारा कच्चा माल, तुम्हारा आलू, तुम्हारा गेहूं, तुम उस पर दलिया नहीं बना रहे हो, तुम उस पर बिस्कुट नहीं बना रहे हो, तुम उस पर चिप्स नहीं बना रहे हो, और वो चिप्स कौन बना रहा है? तुम महानगर में बना रहा है ना। तुम्हारा बैंक का पैसा कहाँ जा रहा है? महानगर में जा रहा है। तुम्हारा बाल बच्चा काम करने कहाँ जा रहा है? नौकर कहाँ बन रहा है? महानगर में बन रहा है।
अगर अपने बाल बच्चे को अपने क्षेत्र में रोक दें, अपने क्षेत्र के संसाधन को रोक दें, अपने क्षेत्र में जो बैंक है जिसमें उस क्षेत्र के लोगों का पैसा जमा है उसको रोक दें, तो बताइए रोक देंगे तो उससे क्या होगा? खुशहाली हमारे यहाँ आएगा नहीं आएगा, है ना? हमारा खुशहाली आएगा और पूंजीपति की मौत हो जाएगी। पूंजीपतियों का प्राण कहाँ है? हमारे गांव के संपदा पर प्राण है ना? हम बराबर एक कहानी सुनाते हैं, हीरामन सुग्गा का कहानी सुनाते हैं। क्या हुआ? एक गांव में एक राक्षस आया। राक्षस बोला कि हम सबको मार देंगे। बोला कि सब कोई नहीं मारिए, इसका क्या उपाय है? बोला कि प्रतिदिन हम पहाड़ पर रहते हैं, एक व्यक्ति आ जाना मेरे पास, हम अपना भूख तुम लोगों से मिटाएंगे, हम सबको एक साथ नहीं मारेंगे। जाने लगा लोग, राक्षस खा खा करके अपना भूख मिटाने लगा। लेकिन गांव के लोग सोचा कि अगर ऐसा करते करते एक दिन सबको मार देगा, खा जाएगा, इसके लिए उपाय क्या है भाई? तो चलो सब मिलकर के उस पर अटैक करते हैं। और सब लोग गया उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन राक्षस मरे भी नहीं करता था। राक्षस मरे नहीं। तब एक वृद्ध व्यक्ति बोला ये नहीं मरेगा। तो क्यों नहीं मरेगा? इसका प्राण यहाँ पर नहीं है। तो इसका प्राण कहाँ है? जब इसका शरीर में प्राण नहीं है तो प्राण है कहाँ भाई? तो यहाँ से 10 कोस दूर एक पीपल का पेड़ है, उसके खोखला में उसका प्राण है। और वहाँ जो हीरामन सुग्गा रहता है उसी के गर्दन में इसका प्राण। राक्षस यहाँ है 10 कोस दूर, पीपल के खोखला में एक हीरामन सुग्गा है, उसके गर्दन में उसका प्राण है। अगर उस हीरामन सुग्गा को गर्दन को मरोड़ दिया जाए तो ये राक्षस यहीं पर राम नाम सत्य हो जाए। अब क्या हुआ? अगर हम कच्चा माल रोक देंगे मगध में, कच्चा माल रोक देंगे मिथिला में, हम बैंक का जो पैसा जमा है मिथिला में, आयका में, भोजपुरी में, उसको अपने जगह पर रोक देंगे, अपने बाल बच्चा को नहीं जाने देंगे और उसका हम बना हुआ सामान नहीं खरीदेंगे, तो बोलिए उसका प्राण उस पूंजीवादी रूपी दैत्य का, उस पूंजीवादी रूपी पूंजीपति रूपी राक्षस का प्राण कहाँ है? गांव में है। और गांव में जब रोक देंगे राम नाम सत्य नहीं होगा। क्या बोले? पूंजीपति राम नाम सत्य नहीं होगा। ये प्रोटेस्टों का जो आंदोलन है जनगोष्ठी आधारित व्यवस्था का, जनगोष्ठी आधारित व्यवस्था इसलिए है कि हम बाहर के लुटेरा जो हमको लूट रहा है, बाहर का लोग जो हमको खून चूस रहा है, मेरे हक का हकमारी कर रहा है, उसको हम एक मौका नहीं देंगे कि हमारा खून चूस सके, हमारे हक का हकमारी कर सके। इसलिए जो जहाँ है उस पर सारा उपक्रम खड़ा करने का अधिकार उसी क्षेत्र के विशेष के लोगों को होगा। यही आंदोलन का मुद्दा हमारा प्रोटेस्ट सबसे बड़ा। इसीलिए प्रगतिशील मगही समाज का नारा है कि हम जहाँ हैं वहीं हमको रोजगार चाहिए। मिथिला समाज का नारा है हम जहाँ हैं हमको अपने संसाधन पर उपक्रम खड़ा करने का अधिकार चाहिए। भोजपुरी के लोग हैं वो अलग नारा बुलंद किए हुए हैं कि हम भोजपुर की माटी पर जन्म लिए हैं, तो भोजपुरी के संसाधन पर हमको आत्मनिर्भर होने का अवसर दिया जाए, वैधानिक अवसर दिया जाए, यही तो हम मांग कर रहे हैं। इसीलिए एक नया मुहिम है भारत के नवनिर्माण का, बिहार प्रदेश के नवनिर्माण का एक अभिनव योजना लेकर के प्रोटेस्ट सर्व समाज आया है जनगोष्ठी के माध्यम। ये समझने की बात है। इसलिए हमने कहा कि हम मुर्दाबाद नहीं करते हैं, हम सकारात्मक विचार देते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम माँ बहन नहीं करते हैं, हम एक दूसरे पर कीचड़ में उछालते हैं। हमारा एक ही कहना है कि हमारा हक हमको अपने क्षेत्र में मिलना चाहिए और इसी के लिए हक वापस मिल जाए। इसी के लिए हम सरकार से जो मांग किए हैं कि जनगोष्ठी है जिसका एक पहचान है, विश्व पहचान है, उसके आधार पर हमको विकास योजना बनाने का एक वैधानिक अधिकार दिया जाए। चूँकि जनगोष्ठी ही प्राकृतिक व्यवस्था और प्राकृतिक संरचना है। ये जो राज्य है, ये जो राष्ट्र है, ये मानव निर्मित है, ये प्रकृति निर्मित व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज जो ये राष्ट्र के नाम पर ये सारे जनगोष्ठियों को साइड करके एक रूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये भारत की धरती के संस्कृति के विरोध में है, प्रकृति के नियम के विपरीत है, मानवता के विरोध में है। ये जो सरकार के द्वारा नीति अपनाई जा रही है, एक राष्ट्र एक नीति, एक घातक है देश के लिए। एक राष्ट्र एक नीति पूंजीवादी संस्कृति है, एक राष्ट्र एक नीति
पूंजीवादी मानसिकता है, एक राष्ट्र एक नीति का जो नारा दिया जा रहा है, ये भारत को गरीबी की ओर ढकेलने का बहुत बड़ा कुछ साजिश है। इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए अनेकता में एकता वाला देश हमारा भारत है। पूरी दुनिया प्राकृतिक रूप से विविधताओं से भरा हुआ है। ये विविधता को नकार करके एक रूपता लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये आपराधिक कृत्य है। इसी से बचने के लिए प्रभात सरकार का दिया हुआ प्रभु दर्शन हम लोगों को आगाह कर, इसलिए एकदम नव विचार है, नव दर्शन है और नए कार्यशैली के साथ हमारे जो लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, एक नया विचार लेकर के आए, एकदम सकारात्मक विचार है ना, घृणा द्वेष से अलग। आप बोलिए कि अगर सबको रोजगार अपने क्षेत्र में मिलेगा तो हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम जात की बात कहाँ कर रहे हैं, हम बैकवर्ड की बात कहाँ कर रहे हैं, फॉरवर्ड की बात कहाँ कर रहे हैं, हम हिंदू की बात कहाँ कर रहे हैं, मुसलमान की बात कहाँ कर रहे हैं। एक मगर ये तो मगहिया सब जाति है, मिथिला के लोग मिथिला जाति है, आयका के लोग आयका जाति है। भोजपुर की धरती पर पैदा होने वाले लोग किसी जाति के नहीं हैं, सबसे पहले भोजपुरिया हैं, ये बात बताना पड़ेगा। हम भोजपुरिया जाति के लोग हैं, हम मगहिया जाति के लोग हैं, हम आयका जाति के लोग हैं और हम मिथिला जाति के लोग हैं। हम ये जो लोग भूमिहार में, राजपूत में, बैकवर्ड में, हिंदू मुस्लिम में, हरजल में जो बांट करके रखता है, ये पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने की बात करने के उद्देश्य से करता है और नेताओं के तुच्छ स्वार्थ को पूरा करने के लिए सब किया गया। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि हम सब अलग अलग जाति के नाम नहीं है भाई। अरे किसान भैया सब जाति में है, बेरोजगार सब जाति में है, सब लोग शोषित है आज पूंजीपतियों के चलते। इसलिए शोषक जाति बनाइए, शोषक जाति बनाइए, बेरोजगार जाति बनाइए, है ना, और इस सब को लेकर के एक बड़ा सेंटिमेंट उभारिए। हम बैकवर्ड नहीं हैं, हम फॉरवर्ड नहीं हैं, हरिजन नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम मगध की धरती पर जन्म लिए हैं, हम मगहिया जाति के और हम तमाम मगधवासी का, मगहिया जाति का एक ही समस्या है, रोटी रोजगार का समस्या है, उन्नत संस्कार हासिल करने का समस्या है, किसानों को उसका हक दिलाने का समस्या है। एक जाति में बंधेगा, हम तो एक जाति बनाने आए हैं, हम एक जाति बनाया है, हम अलग जाति कहाँ बांट रहे हैं। इसलिए भैया अगर आज सचमुच में सामाजिक सौहार्द बनाना है, सामाजिक भाईचारा कायम करना है और सब भाईचारा की ताकत से हमको एकताबद्ध होकर के हम उस ऊर्जा को अपने रोटी रोजगार के मुद्दे को स्थापित करने में लगाना है, तो आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा आज कारगर नहीं हो सकता है ना। इसलिए एक ही मुद्दा कारगर है आज के युग में, जो कि पूरे इस मगध के ऐतिहासिक धरती को मगहिया जाति में जोड़ सके, विद्यापति के धरती मिथिला को सारे जात से अलग करके एक मिथिला जाति के सेंटीमेंट में बांध सके, राजा कर्ण की भूमि अंगिका क्षेत्र के लोगों को सारे जाति से अलग हटा करके एक राजा कर्ण की भूमि के वंशज अंगिकावासी के नाम से जोड़ सके, और वीर कुंवर सिंह की धरती मिथिला की पावन धरती है ना, लाठी वाला क्षेत्र भोजपुर की धरती को लोग जो आज जाति पार्टियां बांट दिए हैं, उसको रोकने का एक ही अभियान है कि तमाम भोजपुरिया वासी एक छात्री के नीचे आवे, हम भोजपुरिया हैं कंदाराते। एक नया एक आलोड़न पैदा करने का तरीका है, यही विकल्प नजर आता है। और नहीं तो क्या होगा कि समाज को टुकड़े टुकड़े बांटेगा, है ना, और पूंजीपति का पाव बारा होगा और राजनेताओं का कुर्सी सुरक्षित रहेगा, लड़ेंगे ये लोग। आज हिंदू मुस्लिम का नाम पर लड़ा जाता है, आज बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग कलश लेकर के महिलाएं चलती है, हमारी बहनें हमारी माएँ कलश लेकर चलती है, लेकिन जाके गौर करके देखिए एक भी पूंजीपति का, एक भी राजनेता के बाल बच्चा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी बहन कलश लेकर के नहीं चलती है ना। कलश लेकर चलेगा हमारा गांव का बेटी और बहन हमारा, और प्रवचन देंगे वो, और बांट करके हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे वो, मरेगा हमारा समाज में रहने वाला लोग, उसकी पवारा हो, ये नहीं चलेगा। इसी को समाप्त करने की बात है ना, ये बताना पड़ेगा। और
हम तो और बड़ी बात बोलने जा रहे हैं। हम तो बोलने जा रहे हैं कि राजनीति सारी व्यवस्था को प्रभावित करती है। राजनीति का पवित्र आंगन आज गंदे लोगों से पट गया है। राजनीति के पवित्र आंगन जब तक गंदे लोगों से पटा रहेगा तब तक आप सकारात्मक व्यवस्था को उम्मीद नहीं कर सकते हैं, नैतिक व्यवस्था को उम्मीद नहीं कर सकते। राजनीति में जाता क्यों लोग है? आज राजनीति में माफिया का वर्चस्व क्यों है? राजनीति में जात पात करने वाले का वर्चस्व क्यों है? राजनीति में गुंडे, अपराधी, मवाली और खुदगर्ज लोगों का प्रभुत्व क्यों है? इसीलिए कि राजनीति आज दौलत कमाने का और राजनीति आज शोहरत हासिल करने का मंच होगा। जब तक राजनीति दौलत कमाने का मंच रहेगा, जब तक राजनीति शोहरत हासिल करने का मंच रहेगा, 20-20, 25 कमांडो के साथ घूम करके अपना अहंकार तुष्टि करने का मंच रहेगा राजनीति, तब तक उस कुर्सी पर लोग जाने के लिए जी जान लगाएं। इसलिए हम लोग का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला वेतन और पेंशन बंद कर। लोग कहते हैं कि टिकट मिलना चाहिए नैतिकवान लोगों को। अरे भाई, टिकट नैतिकवान लोगों को देगा भी, लेकिन वहां जाकर के जो सिस्टम है उसमें करप्ट हो जाएगा। इसलिए जिस कारण से करप्ट लोगों को जाने का अवसर मिलता है उस कारण को समाप्त कर दीजिए। वेतन पेंशन बंद करवाइए और विधायिका के अलावा कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, वित्त विभाग में, अन्य क्षेत्रों में जो उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार है उसको आप समाप्त कर दीजिए। मैं दावे से कहता हूं, मुझ पर दाव देकर के बोलता हूं कि कोई माई का लाल आज जो लोग राजनीति में हैं वो उधर ताकेंगे मेरी राजनीति की तरफ। क्यों? कि लोभ है नहीं मिलेगा, उनका स्वार्थ नहीं सधेगा। जब उसको पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा, जब रुतबा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, क्यों लोग करोड़ रुपया खर्चा करें? क्यों गुंडा पोसेंगे? क्यों हिंदू मुसलमान कराएंगे? क्यों बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाएंगे? कराएंगे नहीं। और तब क्या होगा? तब वैसे लोग राजनीति के तरफ ताकेंगे नहीं। तब क्या होगा? राजनीति तो रहेगी, किसके लिए रहेगी? तो हर समाज में 2, 4, 5 लोग मिलेंगे जो अपने घर से खा करके भी समाज का हित करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सेवा करना चाहते हैं वो सहृदय होते हैं, सचरित्र होते हैं, सीधे साधे होते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं, माँ बहन का गाली देना नहीं जानते हैं। इसीलिए वैसे सीधे साधे लोगों को राजनीति में मौका नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये सीधे साधे लोगों को, ये अपराधी किस्म के मवाली लोगों के, राजनेता लोगों के चक्कर में उनको मौका न मिलता है। तो जब वेतन पेंशन बंद हो जाएगा, विधायिका के अलावा अन्य क्षेत्रों में ना घुसने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, तो ये गंदे लोग जाएंगे नहीं। और तब अच्छे लोग जो समाज में हैं उनको राजनीति में आने का मौका मिलेगा और राजनीति का पवित्र आंगन अच्छे लोगों से पट जाएगी और तब व्यवस्था शुरू होगी। ये बहुत बड़ी बात है आज के लिए। इसलिए राजनीति के पवित्र आंगन को अपवित्र होने से बचाने का वक्त आ गया भैया। राजनीति के पवित्र आंगन को अच्छे लोगों से भरने का वक्त आ गया है ना। आज धरती, पूरा बिहार नहीं, आज पूरा धरती नए लोगों को खोज रही है, ऐसे लोगों को खोज रही है जिसके दिल में दर्द हो मानवता के, जिसके दिलों में सेवा का जज्बा हो, है ना, जो सेवा करें, अपना दुख तिल भर लगे, औरों का दुख पर्वत सा लगे। ये भाव में भावित होकर के जो लोग भावित होकर के सेवा करने वाले लोगों का वक्त अब आ गया है और समाज शुरू हो गया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मंच से खुलेआम कि भैया मानव तन मिला है, मानव तन मिला है कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं, मानव तन मिला है छल बल कल और के दौलत कमाने के लिए नहीं, मानव तन मिला है अपना हक बढ़ाने के लिए, किसी को खून खींच करके किसका हक छीनने के लिए नहीं। मानव तन मिला है दुआ पाने के लिए, मानव तन मिला है दुआ पाने के लिए, नेक दिल इंसानों का दुआ पाने के लिए। पापियों का दुआ पाने की जरूरत हमको नहीं है, लेकिन समाज के अच्छे, समाज के नेक दिल इंसानों का दुआ हासिल हो चाहिए हमको। इसलिए हम अगर अच्छा काम करेंगे, लोगों के दर्द को बांटेंगे, तो हमको नेक दिल इंसानों का दुआ नसीब होगा। और तब जिस व्यक्ति के जीवन में नेक दिल इंसानों का दुआ नसीब हो गया, समझिए मानव तन में उस व्यक्ति का इस धरती पर आना सार्थक हो गया।
हम सबको मानव तन को सार्थक करना है, एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। इसीलिए प्रोटेस्टों का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन साधारण नहीं है, असाधारण है। एक ऐसे नैतिक नेतृत्व का भी निर्माण कर रहा है जिसमें कि जिसके दिल में दर्द हो। चूँकि ये जो बिहार की धरती है, ये जो मगध की धरती है, ये चंद्रगुप्त की धरती है, ये अशोक की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, ये गौतम की धरती है ना। इसीलिए उनका संदेश, राजनीति का जो संदेश दिया गया चाणक्य किससे देते हैं। आज चाणक्य की परंपरा को आज समाप्त कर दिया गया। इतिहास मालूम होगा चाणक्य का, यही मगध की धरती चाणक्य खुद रहे झोपड़ी में, लेकिन चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया, राजमहल में बिठाया। और खुद कहाँ रहे, राजनेता थे, तख्ता पलटना चाहते थे, पलटने की ताकत भी रखते थे और तख्ता पर अच्छरों को बैठाने की कुव्वत भी रखते थे, लेकिन खुद कहाँ रहते थे, गंगा के तीर पर झोपड़ी में रहते थे। ये इतिहास है मगध का, ये इतिहास है। आज क्या हो गया, आज वोट देने वाला को झोपड़ी नसीब नहीं है। वोट देने वाला किसान को उसके उपजाए हुए अनाज पर दाम तय करने का अधिकार नहीं है ना। उन जिस वोट दे करके नेताओं को सत्ता में भेजने वाला नौजवानों को रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो उसको ताकत दे करके ताकत बनाता है वो झोपड़ी में जन्म लिया है, लेकिन जीतने के बाद महल उसी का रहता है ना। इसीलिए ताकत हमारा और भोग तुम्हारा नहीं चलेगा। ताकत हमारा, रुतबा तुम्हारा नहीं चलेगा। हम तो तुमको रुतबा देने वाला बनाए हैं, तो हमको तुमको रुतबा खींचेंगे भी, वही वक्त आएगा। इसे रुतबा खींचिए, है ना। किसान लड़ेगा हमारा, हम अनाज पैदा करते हैं, हम ऐसी चीज पैदा करते हैं जो राम नाम सत्य होने से लोगों को बचाता। फैक्ट्री में जो सामान बनता है, हम चप्पल बिना रह सकते हैं, चश्मा बिना रह सकते हैं, मोबाइल बिना रह सकते हैं, घड़ी बिना रह सकते हैं, टेलीविजन में और कार और साइकिल मोटरसाइकिल बिना रह सकते हैं। जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है हमारे समाज में जो ऐसा चीज़ बनाता है कि अगर 10-15 दिन 20 दिन उसके बिना लोग को रहना पड़ जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। वो राम नाम सत्य होने से बचाने वाला जो सामान है वही है कृषि उत्पादित वस्तु, जो किसान उपजाता है, किसान पैदा करता है, खेत रूपी फैक्ट्री में उसका उत्पादन करके देश को, समाज को, परिवार को जिंदा रखता है, राम नाम सत्य से बचाता है। इतना कीमती चीज का पैदा करने वाला उस किसान वर्ग को अनाज पर दाम तय करने का अधिकार नहीं है। और एक उद्योगपति जिसके बिना काम चल सकता है, वो अपना बीवी को कहाँ विदेश में घुमाएगा, 350 करोड़ का मोबाइल सेट लेगा, सब खर्चा जोड़ करके दाम तय करेगा। आप ही लोग बताइए कि ये मानवीय सम्मत है क्या, है ना। अगर नहीं है तो कौन बिगुल फूकेगा, बिगुल कौन फूकेगा। वर्तमान नेता लोग नहीं फूके, वर्तमान नेता लोग के आवाहन इसके लिए आवाहन नहीं करेंगे, पूंजीपति लोग इसके लिए आपको नहीं आवाहन करेंगे। हमको आपको जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसलिए चारों समाज का जो शिरकत हुआ यहाँ पर इसलिए हुआ है कि एक नई व्यवस्था के लिए, एक नया समाज बनाने के लिए, नई दुनिया में एक नया संदेश देने के लिए ये सब जुटे हैं, है ना। इसको समझिए। और हम लोग जब यहाँ से जाएं तो बैठेंगे नहीं। आज पटना की राजधानी में हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। आज मेमोरेंडम के माध्यम से हम मुख्यमंत्री बिहार सरकार और गृह मंत्री भारत सरकार को स्मारक पत्र भेजेंगे। हम बता रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जनगोष्ठी आधारित व्यवस्था बनाने का। तुमने आज़ादी के बाद जो व्यवस्था बनाया वो जनगोष्ठी को नकार दिया, क्योंकि जनगोष्ठी आधारित व्यवस्था ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, भारत को नैतिक रूप से मजबूत किया था, भारत को पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया था। आज उसके अवहेलना के चलते आज भारत का बेड़ा गर्क में चला गया है। हम ऐसा नहीं जाने देंगे। भारत के प्रति हमको दर्द है, इसलिए जनगोष्ठी आधारित व्यवस्था को लागू करो। 5 मिनट में ख़त्म करेंगे, हम बहुत नहीं बोलेंगे। प्रौठी सर्व समाज के राष्ट्रीय महासचिव के हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 4 समाज का जो यहाँ आगमन हुआ है, मात्र 4 समाज को लेकर के प्रौठी सर्व समाज नहीं है। पूरे भारत में 44 प्रमुख जनगोष्ठी को हम लोग मानते हैं, और ये 44 प्रमुख जनगोष्ठी
का अपना एक भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना एक नस्ल है, अपना एक भौगोलिक बनावट है, अपना उसका अपना इतिहास है और अपना उसका भावात्मक विरासत है। इसके आधार पर उसको विकसित होने का अवसर देने का मौका देना पड़ेगा, है ना। अब आप ही गौर कीजिए कि अगर 44 क्षेत्र अपने अपने संसाधन पर विकास की योजना बनाने लगे तो सारी संपदा कहाँ रह जाएगी? उसी जनगोष्ठी में रह जाएगी। जब सारी संपदा उसी जनगोष्ठी में रहेगी, वो जनगोष्ठी अपने आप में विकसित होगा कि नहीं होगा? गौर कीजिए। दूसरी बात है कि हर जनगोष्ठी में, हर जनगोष्ठी की संस्कृति है, उस संस्कृति में शिव समाये हुए। हर जनगोष्ठी की संस्कृति में शिव हैं, आध्यात्मिक संदेश है ना, वो समाये हुए हैं जो उस क्षेत्र विशेष की मातृभाषा में अभिव्यक्त होता है। मगध की संस्कृति व्यक्त होती है मातृभाषा मगही में, मिथिला की विद्यापति की संस्कृति अभिव्यक्त होती है मिथिला भाषा में, आयका की संस्कृति अभिव्यक्त होती है आयका भाषा में। और तब ये जो सबके संस्कृति में अध्यात्म है, सबके संस्कृति में जो शिव समाये हुए हैं, तो बोलिए केरला की संस्कृति में, केरला के भौगोलिक बनावट में वहाँ खान पान अलग है, पहनावा ओढ़ावा अलग है, रूप रंग अलग अलग है, बोल चाल अलग अलग है, लेकिन उसमें शिव समाये हुए हैं। मगध की संस्कृति में भी शिव समाये हुए हैं, बंगाल की संस्कृति में शिव समाये हुए हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति में शिव समाये हुए हैं, तमिलनाडु की संस्कृति में शिव समाये हुए हैं। विविधता के बावजूद शिव जो समाये हुए हैं सब में, यही शिव की संस्कृति विविधता के बावजूद, अनेकता के बावजूद पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ कर रखती है। यही विशेषता भारत की है। इसलिए भारत खंडित नहीं होगा, भारत मजबूत होगा। पिछले वर्ष हमको जाना पड़ा नागालैंड गए, वहाँ के लोगों ने बोला तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा बिहार से आया हूँ। बोला अरे बिहार से आने, तुम इंडिया से आए हो? मैं इंडिया को नहीं मानता। भौगोलिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से नागालैंड मिजोरम भारत का अंग है, लेकिन भावनागत दृष्टिकोण से वो भारत का अंग नहीं है। वो भारत को अपने आप अपना देश नहीं मानता है। क्यों? कि उस क्षेत्र में जो किस संस्कृति में जो शिव समाये हुए थे, वो शिव को दूर कर दिया। शिव ही तो जोड़ कर रखती थी सबको जी, वो शिव को दूर कर दिया गया आज। इसलिए अगर शिव हट गए, आध्यात्मिक संस्कृति भारत की धरती से हट गया, तो कोई माई के लाल का ताकत नहीं है कि राजनीतिक और भौगोलिक बनावट के आधार पर भारत को जोड़ के रख सकता है। एक संस्कृति आध्यात्मिकता की है, वही भारत को विविधता के बावजूद जोड़ कर रख सकता है। इसलिए हम लोग का कहना है कि मगध की संस्कृति को उभारने के लिए हमको मगही भाषा को मगध क्षेत्र के कामकाज की भाषा बनाओ। मिथिला क्षेत्र की संस्कृति जो मिथिला भाषा में अभिव्यक्त हो रहा है, मिथिला को तुम भाषा में कामकाज की भाषा बनाओ उसको। इस तरह से भारत का 44वां जो समाज है, जनगोष्ठी है, उसको तुम अलग अलग 44 सामाजिक आर्थिक इकाई का दर्जा दो और सबके संस्कृति को विकसित करने के लिए सबकी भाषा और संस्कृति को विकसित करने का अवसर पैदा कर दो। देखिए भारत खुशहाल राष्ट्र हो जाएगा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, भावात्मक दृष्टिकोण से भारत मजबूत एक शक्ति बन जाएगा। किसी राजनेता को परमाणु विस्फोट करके दिखाने की नौबत नहीं आएगी कि भारत मजबूत राष्ट्र है, और किसी नेता को किसी विदेशी राष्ट्रपति को घुमाने के लिए, कहीं दिखाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले झुग्गी झोपड़ी के सामने अरबों रुपए की लागत से ईंटा का दीवार दे करके उस झुग्गी झोपड़ी को छिपाने का नौबत नहीं आएगा कि भारत मजबूत है ना। ये समय आ गया। इसीलिए क्या कहें, इसलिए बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे धरना समाप्ति के बाद, और अपने अपने जिला में जिस समाज से बिलोंग करता है वो जिला, वहाँ की भाषा, संस्कृति और वहाँ के संसाधन को रोकने के लिए, वहाँ के बैंक को पैसा को रोकवा करके वहीं के संसाधन पर उद्योग खड़ा करने के लिए हम लोग तीव्र मुहिम छड़े। हम विकल्प प्रस्तुत करेंगे। निंदा करके हम राजनीति वर्चस्व नहीं बढ़ाएंगे, हम निंदा करके अपनी ताकतें बढ़ाएंगे, शिकवा शिकायत करके, गाली गलौज करके किसी का कि अपना हम वर्चस्व नहीं बढ़ाएंगे। हम एक सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत करके हम जनमानस का दिल जीतेंगे और उनके माध्यम से हम व्यवस्था पर दबाव बनाएंगे
कि हमारी मांग मानो। आज़ादी के बाद से अब तक तुम लोग की बुद्धि पर चले, और हम लोग देख रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि पर चलने का परिणाम क्या हुआ। इसलिए अब हम लोगों के बुद्धि से तुम लोगों को चलना पड़ेगा। हमारी बात मानो, हम तुमको एमएलए मानेंगे, हम तुमको मंत्री मानेंगे, हम तुमको सांसद मानेंगे, लेकिन तब मानेंगे जब तुम हमारे बनाए हुए योजना के अनुसार तुम हमारे लड़ोगे, तुमको हम नेता मानेंगे। और नहीं तो आने वाला जो समय आ रहा है वो तुमको कहाँ फेंक देगा, इतिहास के पन्ने में तुमको देखने पर तुम्हारा नाम रहेगा। ये समय, इसलिए कार्यक्रम बनेगा, हम लोग कार्यक्रम आप लोग को भेजेंगे, और उसके बाद बिहार की धरती से इसी चारों जनगोष्ठी, चारों समाज के माध्यम से एक हम आलोड़न पैदा करेंगे। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद बिहार से हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद हमेशा से बिहार की राजधानी मगध से होता रहा है, और व्यवस्था परिवर्तन का जो शंखनाद में तीव्रता लाना है, उसकी शुरुआत भी आज इसी धरना के माध्यम से इसी बिहार की धरती पटना से होने जा रहा है, मगध की धरती से होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे, और इसके अनुसार समाज में कैसे हम व्यवस्था दे सकते हैं, आप लोग कुछ मन बनाए होंगे। अब हम लोग जाएंगे और जिला सम्मेलन करेंगे, समाज सम्मेलन करेंगे, और जिला में रैली करेंगे, समाज में रैली करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, लिफलेटिंग करेंगे, और जनता को हम बताएंगे कि अब समय आ गया है नया युग लाने का, नया समाज बनाने का, नया व्यवस्था को लागू करने का, जिस व्यवस्था में सबके जीवन में खुशियाँ भर जाए, सबका हक नसीब हो जाए, किसी शोषक के चंगुल में किसी के हक छीना न जाए। ये वातावरण बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही कहेंगे, और आप लोग आए हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं, है ना। और आप लोग की ताकत से एक नया बिहार बने, नया समाज बने, है ना, एक नया सपना साकार हो, जिसकी प्रतीक्षा में पूरा मानव समाज आज इंतजार कर रहा है। सबको